अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 85 पार्ट बी स्टार्ट हो गया जी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे फीडबैक के बाद हम क्वेश्चन 1 में बड़ा मज़ा आया आप लोगों को। हम जो है वो क्वेश्चन 3 करने की तरफ जा रहे हैं। फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मंजिल। इसी मंजिल की तलाश में तो हम ये एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं, ये हिम्मत हम इसीलिए कर रहे हैं और ये कोशिश हम इसीलिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सवाल भी बिल्कुल एन सिचुएशन के मुताबिक है, ठीक है। आपने हिम्मत के साथ कोशिश जारी रखनी है। ये सिर्फ 2 महीने है, मंजिल इंशाल्लाह आपको मिलेगी। रिक्वायरमेंट है मंजिल की कि एमएल्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस बनाओ और ओसीआई बनाओ। ओए फिर यार गोली करा गया यार, बैलेंस शीट फिर नहीं दे रहा यार, कितनी जुल्म की बात है ना। बैलेंस शीट इतना अच्छा हमें आता है और वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांग लेता है। इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से भी, ठीक है। इसीलिए अलग अलग प्रैक्टिस करवाई थी, इसीलिए बैलेंस शीट का सवाल पहले करके फिर उसको अलग रख के फिर इनकम स्टेटमेंट का करते थे। इकट्ठा नहीं चला सकते हम, कभी वो अलग भी पूछ लेता है, फिर बंदा मारा जाए, ठीक है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बच्चे जिन्होंने आना था वो आ गए या इंतज़ार करें कुछ? आ गए। फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ मंजिल, हिम्मत, कोशिश। कोई मैसेज भी नहीं है कि सर ज़रा वेट कीजिएगा, आ ही जाता है कभी कोई। अच्छा जी चलें जी। अब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम। अच्छा एक बात तो बताएं, सॉरी मुझे एक बात तो बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वर्किंग 6 नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? पीएनएल के सवाल के अंदर मुझे मैक्सिमम वर्किंग 6 की जरूरत पड़ती है प्री आर ई निकालने के लिए। वर्किंग 1 तो बन रही होती है ना, उसमें प्री आर ई चाहिए होती है, वो सवाल के अंदर गिवन थी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने कर रखा है उसमें भी वर्किंग 6 के बगैर आपका काम चल गया होगा, क्योंकि उसमें भी प्री आर ई गिवन थी, ग्राउंड तैयार किया है, ठीक है। अब ये सवाल आता है, इसमें भी पीएनएल गिवन है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्लोजिंग गिवन है। डिटेल्स ऑफ एमएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। केएल में 25% शेयर होल्डिंग 1 अगस्त 15 को की है, ईयर एंड हमारा 31 नंबर। ओ बहुत पुरानी बात है, इस पर छुरियाँ नहीं चलेंगी, ठीक है। और इसका शेयर कैपिटल दे रहा है वो टोटल। एचएल में 60% इन्वेस्टमेंट है, ये सब्सिडरी बन गई और माय गॉड इसमें फ्रैक्शन लगेगा 8/12, ऐसा ही है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज आर ई मिसिंग है, तो आज हमें हिम्मत और कोशिश करनी पड़ेगी। मंजिल हमारी वर्किंग 6 में पड़ी है। इस हिम्मत और कोशिश में मंजिल पाने के लिए वर्किंग 6 हमने करनी है मेरे दोस्त, वर्किंग 6 हमने करनी है। तुम लेट हो गए जी। चलें ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ो। आपका फेवरेट पॉइंट, कंसीडरेशन ऑफ फॉर एक्विजिशन ऑफ एचएल। एचएल कौन है? सब्सिडरी, कंप्राइजेज ऑफ। ओए आज बिल्डिंग दे दी। पेज 27 को तो ऐसे चिपका हुआ है, हर सवाल के अंदर पेज 27 वाली एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। क्या ख्याल है? थोड़ा सा कैश ले लो, थोड़े से शेयर्स ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़े से कैश फिर ले लेना, थोड़ा से शेयर्स फिर कभी ले लेना, बिल्डिंग ले लो, हमारी जान ले लो, याद आ रहा है वो सारा कुछ बारी बारी। इश्यूएंस ऑफ 16 मिलियन शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, शेयर ले लेना, सुभान अल्लाह, सब करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एट डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एचएल कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग। उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट, गुडविल का, गुडविल इम्पेयर हो गई है। उसके बाद एचएल के एल पेड 5% डिविडेंड। वर्किंग 6 अगर बनानी है तो डिविडेंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे और वो कहेगा पेड है तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है तो हम उसको शो करेंगे, शो मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। और केएल कौन है यार? एक तो ये बड़ा मसला है, केएल एसोसिएट है। एसोसिएट ने क्या किया है? ओ सोल्ड अ मशीन टू सब्सिडरी, नहीं पेरेंट। ए टू एस कोई नहीं होता, ठीक है। तो ए टू पी कोई बात नहीं, फिक्स एसेट आपने बेचना सीखा हुआ है, कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको कुछ नहीं समझ आनी भाई, छुट्टियां करके आए ना, तुम्हारे सारे लेक्चर कवर हैं, पार्ट बी भी कवर है सारे। कल वाला लेक्चर लिया हुआ है, पास पेपर 1 किया हुआ है, दिखाओ। मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास के बाद मुझे मिलो। अच्छा जी, मैं असल में ये सवाल आपको ना करवाता, सही बात है। इसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ, एक एचएल और केएल ने। एचएल कौन है ज़रा बताओ यार? एक तो एचएल कौन है और केएल एसोसिएट। इन्होंने आगे किसी जज्बा जुनून के शेयर्स खरीद लिए हैं, लेकिन वो शेयर्स इतने थोड़े हैं कि IFRS 9 लगना है। और इस सवाल की इस एडजस्टमेंट में मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ, लिखा हुआ था उन्होंने, FET OCI में इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है। आपने घर पे सवाल किया है ना, कल होमवर्क दिया था, करना था,
मतलब सर ने कराना है, क्या ज़रूरत है, हो तो जाएगा ही, इससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इससे होगा कि आप अपना टक्कर टुक्कर मार के आएँ कि पेपर के अंदर ये सवाल आता तो आधा सही हो जाता, आधा बहुत होता है। अच्छा खैर चले, तो FET OCI की वजह से OCI ने आना है। OCI सवाल के अंदर नहीं नज़र आ रहा था, इस एडजस्टमेंट में लिखा होगा इंशाल्लाह, मैंने अभी पढ़ा है कि उन्होंने इसको रीमेजर नहीं किया फेयर वैल्यू पे, तो करेंगे OCI आ जाएगा। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ इसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 की एडजस्टमेंट आ रही थी, ये करवानी थी, और इस पर खैर से इंशाल्लाह आप देखेंगे लॉस है। लॉस है तो लॉस OCI में आना है, नेगेटिव साइन, वो एट्रीब्यूशन आपको सिखानी है। ये सवाल सिर्फ समझ लें एडजस्टमेंट 7 कैसे करवा रहा हूँ, वरना इस सवाल में क्या जान है। आप देख रहे हैं हर एडजस्टमेंट वही है जिसको देख कर ही बंदे का दिल खराब हो जाए, आप ये भी करनी पड़ेगी। शुक्र करेंगे ना पेपर में तो ऐसे होगा, ठीक है। ML मैयर्स NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर, तो ये सवाल है जी सारा। अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले तो वर्किंग 6 ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाला था ना कल, वैसे ही प्रॉफिट निकलवाओ मुझे जी। पैट निकलवा दो ज़रा, तब वो वही तरतीब रहे ना जो पहले थी। पैट जी सेल, यहाँ पे तो साइन भी आज लगे हुए हैं, यहाँ तक सेल लेस कॉस्ट प्लस इनकम लेस कॉस्ट इज इक्वल टू पैट कितना 167। जल्दी से HL का बताओ 63, KL 32। ये पैट कैसे निकला समझ आ रही है? ये वो वर्किंग 6 आप करोगे तो उसके अंदर शो हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा ही आपने करना है, तो मैंने कल जैसा सवाल बनाया, ठीक है। ये कहीं नहीं जाता, ये वर्किंग 5, ये वर्किंग 5.1। कल OCI में रीवन सरप्लस आ रहा था, वो 5.2 5.3, आज कुछ नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। लेकिन वर्किंग 6 हम बना सकते हैं फटाफट, पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये वर्किंग 6 क्या होती है जी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, ओपनिंग तीनों का बना लें। थोड़ा सा भाई इधर आ जाएं आप, और इधर आ जाएं, अच्छा नहीं लगता आप सवाल के ऊपर चढ़े हुए जी। पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट जी। ओपनिंग किस दिन होगा? चलो जिस दिन भी होगा। पैट आएगा, डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, अगर डिविडेंड रिकॉर्डेड हुआ तो हम भी शो करेंगे, नहीं तो इसको डैश डाल देना, ठीक है। चाहे वो अनाउंस भी हो, रिकॉर्डेड नहीं होगा तो हम भी शो नहीं करेंगे। और क्लोजिंग सवाल के अंदर हमें रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, क्लोजिंग 3600, 322 और 200। 3600, 322 और 200। पैट अभी अभी आपने निकाला, वैसे इस वर्किंग के अंदर आपने निकाल लेना था जैसे आप निकाला करते थे ना, प्लस माइनस करके। बहरहाल अब तो मैं ये यूज़ करूँगा 167, 63 और 32, 167, 63 और 32। अब डिविडेंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं ताकि वर्किंग 6 के लिए बस यही 4 चीज़ें देखनी होती हैं जी हम, ओपनिंग, क्लोजिंग, पैट और डिविडेंड, ठीक है। फिर सवाल शुरू कर देते होते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट 5 में क्या लिखता है? HL कौन है? KL। दोनों ने पे किया, पेड है, तो अभी फिलहाल हम डिस्कशन किसके हिसाब से कर रहे हैं जी? वर्किंग 6 के हिसाब से। तो वर्किंग 6 के हिसाब से अगर पेड है तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है तो हम भी क्या करेंगे? शो कर देंगे। तो शो करो जी। अब 5%, दोनों ने 5% दिया है, ये शेयर कैपिटल दोनों का लिखा हुआ है 400। वैसे तो मुझे एसोसिएट का शेयर कैपिटल बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, लेकिन चलो 400 तो चाहिए था ना। 400 इंटू 5% और 600 इंटू 5%, यहाँ पे कर देता हूँ छोटा सा। डिविडेंड चलो यहीं कर दें, डिविडेंड 600 इंटू 5% कितना? 30, और 400 इंटू 5% जी 20। पेरेंट ने कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस किया, सब्सिडरी ने पेरेंट की जान निकाली हुई है, पेरेंट बेचारे डिविडेंड ही कोई नहीं अनाउंस किया जी। इधर कुछ भी नहीं है। अब क्या रह गया? बैलेंसिंग निकाल लेंगे इसको फिर जी, बताइए। 3, 4, कोई मसला? शुरू करें सवाल। कल मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, वो स्टेप्स कहाँ लिखवाए थे? इसी पास पेपर के करीब ही लिखवाए थे ना। हाँ यस, लो जी।
स्टेप 1 P+S करो ऑन फेस। अच्छा एक काम करें, P+S ऑन फेस तो कर लेते हैं। मेरी ये चाहत है कि इसको तो इधर ही रखें ना, पहली चाहत तो ये है, फिर एक हमारी चाहत है, एक अल्लाह की। तो अल्लाह की चाहत को मानेंगे, हमारी चाहत भी अल्लाह पूरी करेंगे। इधर लिखा हुआ है ML/S NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर, ठीक है जी, तो कर लेंगे ना, उसको याद रहेगा ना। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि ये जो IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट है, OCI वाली इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसको भी सवाल तो ज़ाहिर है पढ़ के ही आप शुरू करते हैं ना। तो OCI वाली इन्वेस्टमेंट को देख लें, इसमें OCI का गेन या लॉस है वो OCI में आएगा फॉर द ईयर, तो वो भी तो हमने लेना होता है कल वाले सवाल की तरह से। चलना यार ऐसे ना, अच्छा वैसे ही खाली जगह, मैं कहूँ शायद सो गया। ये पैड था और ये OCI वाले आइटम थे, ऐसे ही आज पैड निकाल लिया है, अब OCI वाले आइटम निकालने पड़ेंगे, ठीक है भाई। असगर को कह दें जब सर निकले तो बता दें, हमने एक मेहमान भेजना होता है, वो जाए ना जाए हमने भेजना होता है। कौन सा सवाल है? तीसरा। लो जी शुरू करें जी काम। वेरी वेरी इजी इजी, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। वर्किंग नंबर 8 ना कर लें, 7 तक तो बुकड है ना। वर्किंग 8 ऑन 15 नवंबर 19 हमारे साल के कोई 1.5 महीना खत्म होने से 1.5 महीना सब्सिडरी, सही बोल रहा हूं मैं, काट के ए कर लिया करो, ऐसे मैं भी परेशान हूं, आप भी, आप बताते रहना मुझे, ठीक है। सब्सिडरी एंड एसोसिएट परचेज्ड 6 लाख एंड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ जज्बा। अच्छा ये फिलहाल छोड़ दो, एंड पे बता देता हूं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है। जज्बा के शेयर उन्होंने खरीदे हैं एट अ प्राइस ऑफ 150 ईच, एक शेयर 150 का है। दोनों ने एक ही दिन इन्वेस्टमेंट की ना, दोनों, एसोसिएट ने भी सब्सिडरी ने भी, प्लस 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आगे ना पढ़ो। अब ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, दो ही मॉडल्स हैं, FVTPL FVTOCI। FVTPL हुआ तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट, FVTOCI हुआ तो कैपिटलाइज। HL&KL classified the investment as financial asset at fair value through। अब पक्का हो गया, पहले तो शायद शक था कि FVTPL होगा और शायद अदर इनकम के अंदर, अच्छा इधर इनकम भी कोई नहीं आ रही थी खैर से, लेकिन चलो एक शक तो हो सकता था, लेकिन अब तो पक्का हो गया। अगर FVTOCI में था तो FVTOCI वाले का अगर गेन था तो वो गेन नजर आता OCI में, क्योंकि नजर नहीं आ रहा हमारे सवाल में, लॉस होता तो नेगेटिव लॉस नजर आ जाता। तो क्यों नहीं नजर आ रहा, इसकी वजह उसने फिर खुद बता दी। क्या वजह बता रहा है? These investments have not been remeasured at year end। लेकिन उसने आपको मार्केट प्राइस दे दिया ताकि आप खुद रीमेजर कर ले। मार्केट प्राइस ऑफ जज्बा जुनून शेयर वाज 138 एट द ईयर एंड। चलो जी अब पहले बात कर लेते हैं HL की। मैं HL की बुक्स के अंदर ये अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जी कितने इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट होता है ना, कितने शेयर्स खरीदे हैं जी इन्होंने? 6 लाख। हर शेयर इस दिन कितने रुपए का है? 150 का। आंसर क्या आता है मिलियन में बता दो? 90 मिलियन, ठीक है। 90 मिलियन हो गया, इसमें प्लस क्या करना है? 2%। अब जब उसने बोला 2%, तो 2% किसका होगा? इसी 90 मिलियन का होगा, प्लस 2% ऑफ 90 मिलियन कर दें, या आप यूं भी लिख सकते थे इनटू 1.02। एनीवेज इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताएं। 91.8, ठीक है जी। अच्छा अब चल, अच्छा जी उसके बाद अब ये रेंड आएगा तो कैरी डाउन आपने शेयर्स पकड़ने 6 लाख, और हर शेयर कितने का हो गया? 100। लो जी कम पे आ गया जी 82 समझाया भी था पेरेंट ने सब्सिडरी को, मत ये पंगे लो, लॉस आ गया। खैर चलें, क्या आया जी इसमें? हम क्या लिखा करते थे, कुछ याद करके बताओ। फेयर वैल्यू रिजर्व, वेरी गुड। जो कि जाता था, ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग, ठीक है ना। ये जाया करता था OCI में, और साथ ही हम ये भी लिखते थे ये गेन है या लॉस है। लो जी ये लॉस है, कितना? 9। वर्किंग 9 भी कर दो फिर। चलो वर्किंग 9 अब मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की वर्किंग, लेकिन अब ये वर्किंग
KL की किताबों में कर रहे हैं, KL एसोसिएट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऐसे ही बिल्कुल कैश। कितने शेयर इसने? 4 लाख खरीदे हैं, 4 लाख। हर शेयर इस दिन 150 का था, तो कितना बन गया? 60 मिलियन, पूरा 60 मिलियन। इसमें प्लस कर दो 2% ऑफ 60 मिलियन, 61 पॉइंट, ईयर एंड आ गया। कैरी डाउन। कितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट किया घर पे? ऐसे किया था, कर लिया था ऐसे? कमाल है यार, वैसे आप लोग ना अमेजिंग होते जा रहे हैं। नहीं मैं सचमुच में कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और आप बड़ी गल है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इनटू 138 50, लो जी एसोसिएट, रिश्तेदारों ने भी नहीं मानी ये बात। फेयर वैल्यू रिजर्व, ये बैलेंसिंग निकाला है हमने, ये OCI में आ गया, और ये लॉस कितना? 6 का। लो जी मुबारक हो, आपका PNL का सवाल वाला फेस पूरा हो गया। कर दूं पूरा? यहाँ पे मैंने जाकर लिखा, अब नीचे लिखूं, ऊपर लिख ले OCI। भाईजान पेरेंट ऐसे पंगे नहीं ले रहा, ठीक है, सब्सिडरी ने पंगा लिया। 9 का लॉस, एसोसिएट ने पंगा लिया। 6 का लॉस, ठीक हो गया, ये सवाल पूरा हो गया। ये एडजस्टमेंट बस यहीं तक की थी। बैलेंस शीट तो बन नहीं रही कि ये इन्वेस्टमेंट्स कहीं लेकर जानी हो, वरना ले जाते, सिर्फ PNL बनाना है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट, और इससे OCI के अंदर जो जाना था वो जा चुका। यार असगर को भी ज़रा बुला लो, कल ये चाय से रह गया था, जल्दी चाय मंगवाते हैं, क्लास में भेज दिया था, रह गए थे ना, बाद में आ जाते यार, चाय तो पी लेते हैं। इसका स्पेशल कार्ड बनाएंगे। हाँ जी डन, नोटेड या पिक्चर्ड? कुछ नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करें। कर ले, खुला टाइम है, टेंशन नहीं है। बस 3:15 जूम मीटिंग होती है, पहले 3 दिन ये डर रहेगा, अगले 2 दिन तो ये डर भी नहीं है। ओके लो जी, अब आपका सवाल पूरा हो गया है। अब मैं आपको स्टेप्स के हिसाब से चलाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है? काटा वाटा, ठीक है। और अगली बात, ये 63 कहाँ जाएगा? 63 वर्किंग 5 एज प्रॉफिट, वर्किंग 5 बोला करो। ये वर्किंग 7 वो कहाँ से आ गई? तो बैलेंस शीट की है जी। वर्किंग 5.2 और वर्किंग 5. ये मिक्स हो रहा है कुछ, ऐसे कर लें, वर्किंग 5.2 और ये जाएगा वर्किंग 5.3, ठीक है जी। पॉज करेगा जी बच्चों। अब स्टेप 1, ओपन करो P+S ऑन फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर जी, नाम भी बता दो। मंजिल, नाम सिर्फ मंजिल है आज जी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 19। चलो कोई अच्छा सा मार्कर भी बंदा दे देता है। अच्छा जी, सेल्स P+S फिलहाल कर दें, P+S 800 जमा 315, आपको पता है बटे एंड पे ही लगाते हैं। 800 जमा 315, कॉस्ट ऑफ सेल 540 जमा 180, इतना पेट्रोल लग जाता है आन जान से। 540 बताते नहीं है, जमा 183, एक मिनट GP लिख देता हूँ, ये लो। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस 114 जमा 60, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 114 जमा 60, अदर इनकम 41 प्लस नील, अदर इनकम 41 प्लस 0, फाइनेंस कॉस्ट 20 प्लस 12,
फाइनेंस कॉस्ट 20 + 12, एक लाइन छोड़कर पीबीटी है कोई टैक्स चेक्स, सुभान अल्लाह, प्रॉफिट पैट लिख दें, पैट ही लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है पता है आपको, हाँ, तो एक लाइन छोड़ दिया, पैट आ गया। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ओसीआई, और ओसीआई के अंदर जो भी आएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे, हाँ, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी होगी ना हमने, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले हमने करना है P+S, P+S के बाद फिर लाइन छोड़नी है। चलो तरतीब से ही चलते हैं। अब हम P+S इधर भी कर सकते हैं, इधर देखो, P+S 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 P+S, बस बस, P प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो P+S 0 - 9 इजाजत है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखूँ, फेयर वैल्यू चेंज लिखते थे हम, फेयर वैल्यू चेंज। इसमें भी क्या करो, P+S ये प्लस S ही है, तो लॉस था ना, डन। सिर्फ क्या किया है, फेस पर P+S किया है। यहां पर क्या आएगा, नवा, वो जो नवा आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये 5.1 से आया करता है। और यहां पर आएगा शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट आएगा, और ये आएगा वर्किंग नंबर 5.3 से आप कह रहे हैं। सारी प्लानिंग तैयार है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आ जाएगी हमारे पास टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ओके, डन। चलो गुजारा करें अब फिर यहीं तक जी। वर्किंग नंबर 1 ओपन करेंगे हम इंशाल्लाह, अभी ज़रूरी है ये तो वैसे ही, एडजस्टमेंट अकाउंट, बाकी ये जगह फ़िलहाल छोड़ दें, आपको पता ही है 1.1 बनती ही जा रही है हर सवाल में, ठीक है, देखेंगे बहरहाल। उसके बाद आपने क्या ओपन करना है जी, बल्कि स्टेप्स भी नज़र डाल लें, स्टेप्स पे नज़र डाल लें। हमने P+S कर दिया, अब क्या करें, ओपन करें वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, तो वर्किंग 5 ओपन तो करें ना, वर्किंग 5 एस प्रॉफिट, 5.1 ए प्रॉफिट, 5.2 SOCI और 5.3 AOCI। ठीक है जी, 63 एस प्रॉफिट, 32, लेकिन 60% यानी सब्सिडरी जो बनी है यकम मई को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं थी, तो 8/12 करना है किसको, 63 को। तो एस प्रॉफिट आ गया ब्रैकेट में 60, और इस पर, और ये 8/12 आपको पता है, इधर देखो हर जगह पे लगना है, ठीक है। लेकिन एक बात यहीं पर सुन लो, एक मिनट, ये तो हो गया वर्किंग 5, ये वर्किंग 5.2 में जो 9 है, पहली बात तो ये लॉस है। एक दिन बताया था ऐसे हल्का सा, इसी सवाल की तैयारी में कहा था, अगर कभी लॉस आ जाए तो इधर की बजाय इधर लिख लेना। तो एस का प्रॉफिट है और SOCI के अंदर क्या आ रहा है, लॉस, तो आपने इधर लिखा SOCI कितना जी, 8/12 कर लेना चाहिए, 8/12 कर लेना चाहिए। 8/12 क्यों नहीं करना चाहिए, एक लाइन उसने लिखी थी, ऑन 15 नवंबर 19 एक्विजिशन के बाद ये इन्वेस्टमेंट हुई, तो सारे का सारा लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही है, ठीक है। इसमें किसी भी सऊदी किंग शिंग का कोई हिस्सा नहीं है, लॉस सारे हमारे ही होते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई, तो इसका मतलब ये 9 इधर ही आ गया। इसीलिए इधर देखो, देखना सारे, इधर
8/12, जरा तमीज से ना लिखने में से हो जाएंगे ऐसे मेरे ख्याल से तो जी, इंटू 8/12 इंटू 8/12 इंटू 8/, ये 0 है कोई बात नहीं, 8/12 इंटू 8/12, नो 8/12, क्यों? 9 सारे का सारा हमारा। याद आ रही है वो एडजस्टमेंट जो अदर इनकम में आती थी, जो एक्विजिशन के बाद वाली होती थी, उस सारी की सारी कंप्लीट को हम शो करते थे फेस पर। गारिज और नॉट गारिज, गारिज, ओके जी, डन डन। ये रह गया 32 और 6, लेकिन ये 32 के साथ नया मसला है, ए प्रॉफिट, हाँ इसके साथ 7 परसेंटेज लगती है, कितना 32, इसका 25% हमारा है बस जी, 8 आ गया। और ओसीआई में ए का भी क्या है, लॉस, क्या है, लॉस, तो ए ओसीआई, लेकिन इस पर परसेंटेज लगेगी हमारी शेयर होल्डिंग की वजह से, कितना है लॉस, 6, कितने परसेंट इसमें से हमारा, 25%, डन हो गया जी, कितना 1.5। ले जी, मैंने वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 भी ओपन कर ली, ये मेरा स्टेप 2 था। स्टेप 1 क्या है, फेस को कंप्लीट करते हैं, P+S करते हैं, कंप्लीट नहीं करते, P+S करते हैं फेस पे। स्टेप 2 5.1, 2, 3 और 5.4 ओपन करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। चलो जी अब शुरू हो जाओ, लंबा काम, काफ़ी देर बाद के जाके फिर हम अब आखिरी 2 स्टेप्स कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब P&L तो जो मैंने उठाना था उठा लिया सारा, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग जहां जानी थी वहां जा चुकी। अब डिटेल ऑफ ML's इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स प्री चाहिए होती हैं ना, एस की क्यों चाहिए होती हैं और ए की क्यों चाहिए होती हैं, बता दो। एस की जाती हैं वर्किंग 2 में डेबिट होके वर्किंग 1 में, तो ये तो इन एनी केस मुझे चाहिए, इनके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। ए की प्री आर ई क्यों चाहिए होती हैं, ये ड्री नहीं लिखा हुआ, प्री लिखा हुआ है, प्री आर ई क्यों चाहिए होती हैं, ताकि हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग करें, प्री क्लोजिंग माइनस प्री करके पोस्ट निकालें। क्या वर्किंग 7 उसने मांगी है, क्या बैलेंस शीट मांगी है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ इसकी ज़रूरत है, और ये निकालना कोई मसला नहीं है। वर्किंग 6 बन चुकी है, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, ब्रॉड डाउन प्लस कितना 289 प्लस 63 का कितना, नहीं बेटा 8/12 तो हमारा है, 4/12 में आता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह शेयर कैपिटल आएगा, जब आएगा देखेंगे। तो फिलहाल रिटेन अर्निंग्स में क्या लिखोगे, 289 प्लस 63 इंटू 4/12, आंसर 310। ये डेबिट होता था वर्किंग 2 में और क्रेडिट करते थे यहाँ पे, लेकिन आज वर्किंग 2 की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है। ये क्या है जी, ये क्या है, ब्रॉड डाउन, और ये क्या है, कुछ एक्विजिशन से पहले वाला पैसे देकर खरीदा वो वर्किंग 1 में आ रहा है, ये कुछ 4/12 और 8/12, ये सारे का सारा हमारा, ओके। समझ आ रही है, अच्छा जी। शेयर कैपिटल भी आ रहा है 600, चलो अब ये भी लिख ही दें क्योंकि तरतीब से हम चल रहे हैं। वर्किंग एडजस्टमेंट 1 में से मुझे एक तो ये 600 चाहिए, ये 400 तो कभी भी नहीं चाहिए होता है, डिविडेंड के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया, अब डिविडेंड वहीं से यूज़ कर लूँगा, ठीक है। एस का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों चाहिए होते हैं वर्किंग 1 के लिए। वर्किंग 1 बहरहाल P&L के सवाल में भी ज़रूरी है, नेगेटिव गुडविल भी आ सकती है और गुडविल पॉजिटिव, वैसे वो कह रहा है सवाल में इंपेयरमेंट हुई है तो इसका मतलब गुडविल है, तो गुडविल भी निकलेगी वर्किंग 1 से ही। तो ये दोनों मुझे चाहिए थे, एक तो मैंने निकाल लिया ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करके, एक आपने मुझे बताया 600, ठीक है। नहीं समझ आ रही, आ रही है, हाँ आ रही है, ड्री आ रही। पॉइंट 1 इज डन एंड डस्टेड एंड वी मूव टुवर्ड्स पॉइंट 2। पढ़ें,
जी बच्चों चलें। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ HL, सब्सिडरी की बात हो रही है, यानी ये जो यहाँ पर आएगी इन्वेस्टमेंट इन S, इन्वेस्टमेंट इज S, इन्वेस्टमेंट इन S, इसके लिए हमें वर्किंग 1.1 आज करनी पड़ेगी एज यूजुअल, और वर्किंग 1.1 अब मैं आपके साथ करने लगा हूँ डिस्कस। क्या निकालेंगे इसमें? इन्वेस्टमेंट इन S, ठीक है। चल, क्या कहता है, हमने कंसीडरेशन फॉर एक्विजिशन जो है HL के शेयर्स की, वो कंसीडरेशन थी, उसमें हमने क्या कुछ दिया है? कंप्राइजेज ऑफ नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ ML's बिल्डिंग, वर्किंग नंबर कौन सा चल पड़ा है? नहीं यहाँ पे नहीं, 1.10 वर्किंग 10, 9 कौन सी की है? अच्छा ठीक है, वर्किंग 10। इस वर्किंग 10 के अंदर अब मैं आपको बताने लगा हूँ क्या हुआ। वो कहता है ट्रांसफर ऑफ ML's बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 150 एंड 266 रिस्पेक्टिवली। ना पढ़ो आगे, कुछ याद है क्या करते थे? बिल्डिंग को बुक वैल्यू से क्रेडिट करते थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को फेयर वैल्यू से डेबिट करते थे, गेन या लॉस को बैलेंस शीट का सवाल करते हुए CRE में, और अगर इनकम स्टेटमेंट हो तो अदर इनकम में लिखा था। नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं याद आ रहा? याद है, पक्की बात है। चलो, तो ये होना चाहिए क्या? ओरिजिनल एंट्री क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, PPE लिख दूं? PPE ये बुक वैल्यू से निकालते थे हम, कितना? 150, और इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करते थे फेयर वैल्यू पे, और वो है 226, और 76 का क्या है? गेन। ये बैलेंसिंग अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त कर रहा हूं P&L का सवाल, और अगर यही सवाल हम बैलेंस शीट का करते थे तो ये अदर इनकम में जो है वो CRE में चली जाती थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था पेज 27 वाली हर एडजस्टमेंट, ये तो हर सवाल में पहली एडजस्टमेंट यही आ रही। चलो, ये तो आप कह रहे हैं ना होना चाहिए, ये तो आप है ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं आप, हैं जी, ये तो आप हैं, ये तो आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं उन्होंने क्या कमाल किया। कहता है द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्ड, उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट बुक वैल्यू से ही कर दी और PPE क्रेडिट, यानी कि उसने बुक वैल्यू से ये ट्रांजैक्शन कर ली ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट PPE क्रेडिट उसने किससे कर दिया? बुक वैल्यू से। कितनी? 150। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट 226 से डेबिट होना था, इन्वेस्टमेंट चलो 150 से डेबिट हो गया, तो मजीद 76 से डेबिट कर दो, और इनकम को, अदर इनकम को 76 से क्रेडिट कर दो। ये आपकी वर्किंग 10 हो गई, जिसमें आपको ये बुलेट मैंने करवा दिया, पढ़ लें और देख लें। बस इस एडजस्टमेंट के बाद ना ये छान बुरा है सवाल, जल्दी करें, ये भी वैसे आपको आती है। चले आगे। डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग से कैसे 150? उसने खुद बोला है, उसने कहा है, मतलब ये डिस्पोजल ही होता है ना, हम बिल्डिंग बेचकर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना, तो कैश नहीं आता, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आती है। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है बना हुआ, हमें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है, बिल्डिंग बुक वैल्यू पे क्रेडिट होती है, और गेन लॉस आता है जो CRE में या अदर इनकम में जाता है, या लॉस है तो अदर एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन उस भाईजान ने क्या कर दिया, इस डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया है एट कैरिंग वैल्यू, माजरत, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ 16 मिलियन शेयर्स ऑफ ML, कौन है? पेरेंट, यानी कि S के शेयर्स खरीदने के लिए P अपने शेयर्स इशू करता है ना, लेकिन आफ्टर 1 ईयर शेयर्स ले लेना। वर्किंग 11, इसकी एंट्री तो मुझे याद पड़ता है हुआ करती थी, हमने यूं सीखा था कि अगर आपने आज कब खरीदा है सब्सिडरी को, कब खरीदा है? इधर 1 मई को। अब 1 मई 2000 जो भी है, चलो 19 कर लो, आपने इस सब्सिडरी को खरीदा है, और इस दिन आपने कहा है थोड़े से शेयर्स ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद 1 साल
बात तो जाकर बनेगी कहानी कहीं यहाँ पर 1 मई 2020 पर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इस दिन की वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है और ईयर एंड पर, या बल्कि एक जुमला लिखा था हमने, इसके अलावा कोई भी फेयर वैल्यू गिवन हो आपने उसको यूज़ नहीं करना, इग्नोर करना है। जाके देख ले, मैंने ये जुमला लिखवाया था, यही 2-4 दिन पहले ही किया ये सवाल। 20th क्वेश्चन आई थिंक, पेज 63 या पता नहीं कहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा था किसी भी और फेयर वैल्यू क्या करना है, इग्नोर। अब सवाल पढ़ते हैं। वो कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ एमएल शेयर एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 30, यानी कि इस दिन शेयर्स की प्राइस कितनी थी, 30। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 32 व्हेन शेयर्स वर इशूड। इस दिन कितनी हो गई, इस दिन कितनी है पता ही नहीं, और ना ही मुझे को ज़रूरत है, ना तो मुझे इसकी ज़रूरत है ना मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि हमने ये सीखा था इन्वेस्टमेंट को इस पर रिकॉर्ड कर लें और जब इशुएंस का एक्चुअल वक्त आए तो उस परचेज कंसिडरेशन पेएबल को जो रिकॉर्ड कर उसे डेबिट करके और उसी दिन वाली वैल्यू के ऊपर शेयर इशू करें। कहीं तो सवाल दिखाऊं या याद है, नस की में जानते हो। तो हमने यहाँ पर खड़े होकर 1 मई पे खड़े होकर जो एंट्री पास करनी है वो एंट्री होनी है इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। और ये एंट्री हमने किस अमाउंट से करनी है, कितने शेयर्स दिए हैं भाई, 16 मिलियन पेरेंट ने अपने शेयर्स दिए हैं और आज की वैल्यू तो 16 मिलियन शेयर्स इंटू ₹30, आंसर इज 480। उसने नहीं बताया हुआ कि ये शेयर्स का इशू रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, खैर छोड़ें। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कितने बच्चों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करें 480 प्लस 76 पर, हाथ खड़ा करें। और कितनों को लगता है कि हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए 480 प्लस 226 पर। देखें जी मेरी बात सुने, असल में ना सवाल की अजीब बात यह है, असल में तो हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री करते तब हैं जब सवाल वाले ने बताया हो कि इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर गलत वाली क्या है। मेरे ख्याल में अगर वो सवाल में हमें देता इन्वेस्टमेंट इन एस बैलेंस शीट में तो वो कहता 150 पर पड़ी है, तो फिर हम कहते 76 से इसको बढ़ाओ और फिर 480 से ही इसी को बढ़ाओ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, गलत फिगर सवाल में गिवन नहीं थी। अब जब गलत फिगर गिवन नहीं थी तो फिर आसान तरीका क्या है कि जो ओरिजिनल एंट्री में इन्वेस्टमेंट बनती है उन्हीं फिगर्स को उठाकर आप इन्वेस्टमेंट इन एस निकाल लें, आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, रॉन्ग करके फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। और यार ओरिजिनली उठा लो, बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे, डाटा उसने दिया नहीं हुआ कि वो बताए जी ये फिगर है जिसको हम सही करें, तो सही वाली उठा लो ना यार। ये बात समझ आई? तो मेरी समझ आई। 150 दिया गया है, बिल्कुल माना, लेकिन उसने बैलेंस शीट में कितनी इन्वेस्टमेंट एस नज़र, एस की इन्वेस्टमेंट एस में इन्वेस्टमेंट कितने की नज़र आ रही है, क्या ये बताई हुई है? अगर बताई होती तो मैं कह रहा हूं वो 150 होती, मेरा अंदाजा है। 220 480 भी ना डाला था बीच में, ठीक है, तो 150 होता, हम उसमें 76 ऐड करते और 480 ऐड करते, आंसर क्या आता बताओ ज़रा, है 706। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों करते हो जब ये पता ही नहीं है कि ये गिवन है या नहीं गिवन। हो सकता है ये भी उसने रिकॉर्ड किया हुआ, असल बात का तो यहां पे भी नहीं पता। तो सादा सी बात है, आप पकड़ो 226, पकड़ो 480, टोटल करो तो यही उठा लो, बात तो वही बननी। कौन सा गलत फिगर गिवन है कि सही करूं? तो लिखो इस पॉइंट के साथ जाकर कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की फिगर गिवन नहीं थी। हाँ उधर से शुरू कर दें। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की फिगर गिवन नहीं थी, इसलिए हम ओरिजिनल एंट्री से ही इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखवाया था, इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर गिवन नहीं थी, आगे क्या लिखवाया था, इसलिए हम
ओरिजिनल एंट्री से इन्वेस्टमेंट की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। गॉट इट? जी सही है, लिख लिया सबने? क्या है जी, क्या क्या लिखवाया मैंने? सवाल में इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर गिवन होती तो भाई उसको सही कर लेते, ठीक है। तो आप क्या करें, ओरिजिनल एंट्री से ही इन्वेस्टमेंट की फिगर निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो चलें फिर वर्किंग, अब ये वर्किंग तो हुई पड़ी है, इसी में ही ले आते हैं इसको। इधर देखें जी, बिल्डिंग, हमने कहा जी बिल्डिंग ले लो हमारी, वर्किंग नंबर 10 में लिखा हुआ, बस ठीक है। बताओ जी कितनी? 226 और थोड़े से शेयर्स। ये बिल्डिंग आप अभी ले लें भाई, अभी भी ये बिल्डिंग अभी ले लें और ये शेयर्स 1 साल बाद ले लेना, ले लीजिएगा जी। 480 यहाँ वर्किंग शो करनी है तो कर दो, वरना इसमें रेफर कर दो आप वर्किंग नंबर 10 और 11 करना चाहो तो, ठीक है जी। टोटल 706, ये 706 आपका। गॉट इट? लो जी, अब सवाल जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, बस फारिग है। समझ आ गई ये बात? तो हर सवाल में आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट, इसी में ही मसला आ रहा है रेगुलर। चलें जी, थर्ड। सर अभी नहीं निकले? गुड यार, ये बड़ा अच्छा है। चले गए सर? पॉज करें, वो किधर है? ओके जी। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग: मैन्युफैक्चरिंग प्लांट whose fair value exceeded carrying value by 60। तो एंट्री क्या होगी? पीपीई डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 कितने से? 60 से। अब पीपीई कहाँ डेबिट करूं भाई? वो कहाँ है बैलेंस शीट? तुम कर लो, मेरे पास तो है नहीं। वह हो गया डेबिट दिमाग में, पीपीई डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। जी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्विजिशन डेट का है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं पे सवाल में नहीं लिखा हुआ कि वो इसको फॉलो कर रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल को। मॉडल तब डिफरेंट, मॉडल तब ओसीआई वाला काम तब होगा जब लिखा होगा सवाल में पेरेंट ग्रुप का बाप वो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। तो दूसरे नहीं भी कर रहे होंगे तो उनको भी लाएंगे और सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। पूरे सवाल में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। इसका मतलब पेरेंट कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? सेपरेट में कॉस्ट। सब्सिडरी भी कौन सा यूज कर रही है? कॉस्ट। तो फिर सारे एसेट्स लायबिलिटीज सारे किस पे पड़े हैं? बुक वैल्यूज पे पड़े हैं। तो वो वहीं पे ही पड़े हैं, हम सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इनको फेयर वैल्यू पे खुद ला रहे हैं। ओके, गॉट इट? ये फर्क है। बड़ा अच्छा सवाल था भाई का, समझ आई है? इंशाल्लाह देखेंगे इसको, जरा रिवाइज करेंगे किसी वक्त इसी तरह से। अच्छा जी, अब बहरहाल ये एंट्री हो गई। अब इस 60 रुपए की डेप्रिसिएशन का मसला है। वर्किंग नंबर कौन सी पहुंच गए हम? 12 पे। बस वर्किंग 12 तो आपको पता है हमने ऐसे ही करनी है। बस पकड़ो जी 60 को, 60 वर्किंग 12 जी 60। रिमेनिंग लाइफ सवाल में कितनी गिवन है? द रिमेनिंग लाइफ मैं पढ़ूंगा भाई, मुझे नहीं आप पे एतमाद हो रहा, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट ऑन द एक्विजिशन डेट वाज 8 जी। अब ये क्या है? पूरे 1 साल की डेप्शन। अब डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक पूरा साल ही नहीं गुजरा, कितने मंथ्स? तो 8/12, आंसर इज 5 आ गया। ये 5 है। अब ये क्या है? डेप्रीसिएशन, जिसको देखो ना दिमाग में, पीपीई बढ़ा, पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट, पीपीई बढ़ा, डेप्शन भी बढ़ानी है। डेप्शन बढ़ानी है तो पीएनएल बना रहे हैं ना, तो अब क्या चीज है? प्लांट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कितने से? 5 से। रेफर कर दो इसमें वर्किंग नंबर 12, ठीक है जी। अगली बात, साथ साथ आपको पता है यहाँ पे पीएनएल बना रहे हो तो हम 2 एंगल से देखते हैं हर एडजस्टमेंट को। पहला फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दूसरा वर्किंग 5। किसके एसेट्स हैं? एस के। तो डेप्रिसिएशन एस के प्रॉफिट्स को छेड़ेगी, बोलो। तो एस की डेप्रिसिएशन, ये एसेट्स की डेप्रिसिएशन बढ़ी, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा,
तो एस प्रॉफिट को कम कर दो, कितने से? 5 से। रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन, वर्किंग नंबर, चार्जिंग है, सॉरी चार्जिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, बल्कि यूं कर दो बस, जान चढ़ाओ, पीपी वर्किंग 1 डेप्रीसिएशन कहाँ पे है जी? वर्किंग नंबर 12। डन जी। नेक्स्ट। अच्छा जी ये ना पता ही आपको, जैसे आपको आज सुबह क्लास में पता चला है, फिर भी आधे बच्चों ने क्लास नहीं ली हुई थी, तो कंटिंजेंट एसेट आज सवाल में आ रहा है, इसको इग्नोर किया जाता है, क्यों? ये इंशाल्लाह मेन क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, किसी वक्त कर लूँगा। फिलहाल सवाल में अगर कंटिंजेंट एसेट कभी भी आए, इग्नोर करना है। क्यों करना है? वजह फिर ओके मेन क्लास में, कल होपफुली कर देंगे बात, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। और क्या रह गया जी बेटा? अभी असल में ना हम IAS 37 भी पढ़ रहे हैं ना, शुरू किया है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ेंगे और फिर कंटिंजेंट एसेट भी पढ़ेंगे, दोनों में फ़र्क भी देखेंगे, फिर मैं बता भी सकूंगा। इसलिए सवाल में इग्नोर करना है, ये रट्टा लगा लें, लेकिन कॉन्सेप्ट भी 2 दिन में आ जाएगा, मेन क्लास में आएगा, लेकिन ठीक है, सही है। यहीं पर आऊँगा मैं और आके फिर आपको यहाँ पे वजह लिखवा दूंगा। इसकी एंट्री की बात ही नहीं कर रहा मैं। कंटिंजेंट एसेट होता क्या है पता है आपको? मुझे भी नहीं पता अभी तक, कल शायद मैं पढ़ लूँ, नहीं तो परसों तो मैं पढ़ ही लूँगा। आपको पढ़ाता हूँ तो पढ़ता हूँ ना, ठीक है जी। और भाई इसको इग्नोर करना है ना, एडजस्टमेंट है ही नहीं, समझो सवाल में है ही नहीं, इग्नोर करना है। क्यों करना है ये वजह बताई ही नहीं है, अभी नहीं बतानी, पढ़ लो जरा। IAS 37 में कंटिंजेंट एसेट, दोनों में फर्क भी आ जाएगा। फिर कंसोलिडेशन में क्यों इग्नोर करते हैं ये वजह बता दूंगा इंशाल्लाह, फिलहाल नहीं। फिलहाल इग्नोर करना है हमेशा, जब भी कभी कंटिंजेंट एसेट आएगा, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी के साथ क्या करना है पता है, कल भी किया हमने सवाल में। कंटिंजेंट एसेट के साथ करना क्या है वो बता दिया है, ऐसा करना क्यों है वो अभी नहीं बताया। नेक्स्ट, इंपेयरमेंट टेस्ट, गुडविल निकालेंगे तो इंपेयरमेंट टेस्ट आएगा, देख लेते हैं इंशाल्लाह इसको। ये पॉइंट हो गया, ये पढ़ लो, नंबर 6 एडजस्टमेंट जी। ऑन 30 जून 19 KL सोल्ड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 फॉर 68, तो 8 रुपये का गेन आ गया मेरे ख्याल से। तो इससे पहले एक पॉइंट गुजर गया है, वो मैं इग्नोर कर रहा है ऐसे तेज़ी में, ये पहले आता है ना, सॉरी पहले ये कर लें, वर्किंग में चल रहा है ना काम। भाई देखो इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे हैं, सब्सिडरी ने और एसोसिएट ने डिविडेंड दिया है। हम P&L के सवाल में क्या करते हैं, अगर पेरेंट ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है तो अदर इनकम में से उसकी फेस पर ही माइनस कर देते हैं। अब पेड वाला सिनेरियो है तो रिकॉर्डेड तो होगा ही, ठीक है। तो 2 वर्किंग्स निकी और करवाएं। वर्किंग नंबर 13, यहाँ पे हम लेंगे जी पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, कितना है जी? फुल डिविडेंड। वर्किंग 6 में हमेशा फुल डिविडेंड आता है, कभी वो ना उठाकर माइनस कर देना। तो ये जो डिविडेंड है 30 का, ये 30 का डिविडेंड, आप वर्किंग 6 का रेफरेंस दे सकते हैं आप इनको। 30 का डिविडेंड, इसमें से 60% शेयर कितना? 18, और उसके बाद दूसरा भी कर दें, इकट्ठा ही ले जाते हैं वर्किंग 14 में, पीज शेयर ऑफ, ये दोनों ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि इनको अदर इनकम अगर उसने रखा हुआ है तो फिर एस भी सारा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे का पूरा ही, और ए का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वैसे रिकॉर्ड किया, तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसलिए हमेशा इसको क्या किया करते हैं हम, माइनस। कितना? ये ज्यादा, अच्छा 20 का 25% जी, 5। तो अदर इनकम में से माइनस कर दें आप 18 और 5। वर्किंग दोनों ही कहाँ पे पड़े? 13 में। हाँ अलग अलग है, आहा 13 ही कर लें, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। स्टूडेंट, डिविडेंड पे कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाते, डिविडेंड पे कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाते। मैंने कहा था डिविडेंड पूरे साल नहीं मिलता रहता, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से ये रिलेट करता है। और दूसरी बात आपको ये बताई थी कि डिविडेंड आपके सिलेबस में हमेशा एक्विजिशन के बाद ही होगा, पहले हो तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, और वो फाइनल में इंशाल्लाह आप देखेंगे।
ओके हैव बीन। अच्छा जी 5 हो गया जी 5। जी चलें आगे। मैं कहता हूँ चलो खैर 6 सोल्ड अ मशीन 60 और 68, तो वर्किंग नंबर 13 हो गई है। 14 में क्या करेंगे, छोटा सा डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। मुझे पता है गेन आ रहा है, मैं ज़रा रिवाइज करा रहा हूँ। टाइम बड़ा चाह नहीं पियाई थानू कड़नी नहीं हूँ। अच्छा जी चलिए जी बताएं, बुक वैल्यू क्या है 60, कैश तो हमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऐसे में मजाक कर रहा था जी। गेन आ गया, ये गेन ग्रॉस गेन पकड़ो, ग्रॉस गेन 8 का, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब 8 है, लाइफ गिवन होगी सवाल में, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज, तो डिवाइड बाय 5। लेकिन ये डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट से कंसोलिडेशन डेट तक हमने चार्ज करनी होती है। तो डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है 30 जून 19, तो 6/12 बोलो 0.8 7.2। ये क्या है जी, ये किसने बेची है, ए टू पी है। ओ माय गॉड, तो इसका अगला काम भी लाजमी है, पीस शेयर। तो अगर आप रोज का काम रोज कर रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है इसको, इनटू आंसर 1.8। अब किसने बेचा, किसने प्रॉफिट कमाया, ए किसने बेचा, मुझे लगा आप पी बोल रहे हैं, किसने बेचा ए ने, किसने प्रॉफिट कमाया, ए के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं, ए प्रॉफिट के अंदर उल्टा दो जी, कितना 1.8। पीपीई रिवर्सल ऑफ गेन आप लोग कह रहे हैं, वर्किंग 14 का रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो गई है, आखिरी लाइन भी पढ़ ही लो। ये लाइन का मतलब ये था कि इन्होंने 600 शेयर्स खरीदे हैं, 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं, टोटल शेयर जज्बे के कितने थे, मतलब अगेन वही वाली बात है कि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि आपकी सब्सिडरी ने इतने शेयर्स खरीदे जज्बे के कि जज्बा उसकी सब्सिडरी बन गया। सब सब्सिडरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, आपकी एक सब्सिडरी थी, उसने आगे इतने शेयर्स खरीद लिए कि जज्बा उसकी सब्सिडरी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये बताना चाह रहे हैं, सिलेबस में नहीं है ना ये बात, ठीक है। फाइनल में ये भी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, तो फाइनल में फॉरेन सब्सिडरी भी पढ़ेंगे आप, बाहर के मुल्क में आपकी सब्सिडरी होगी, पता ही क्या कुछ पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर तो फिर आप मेराज पे पहुँचेंगे ना इस सब्जेक्ट की। तो वैसे ही ज़रा चेक कर लेते हैं, मैंने ये पहले मुझे बताना चाहिए था, लेकिन चलो जी। टोटल शेयर कैपिटल 20 मिलियन है, तो 0.6 मिलियन ओवर 20 कितना उसके बाद 0.4 ओवर 20%, 22%, थर्ड शेयर, ठीक है। ये तो 20% से ऊपर एसोसिएट और फिर 50 से ऊपर जाके सब्सिडरी बनती है। तो ये उन्होंने इसलिए लाइन लिखी हुई थी कि भाईजान आपकी ये इन्वेस्टमेंट IFRS 9 वाली है, वो मैंने पहले ट्रीटमेंट करा दिया। मैंने कहा ये लाइन भी पढ़ लो। इसकी अगली लाइन मेरे ख्याल में वही लिखी हुई थी, NCI किस पे है, प्रोपोर्शनेट बेस पर रखते हैं, ठीक है जी। तो डिब्बा लगाओ डिब्बा, और टोटल बताओ, टोटल 970। इस 970 का, क्योंकि हम प्रोपोर्शनेट शेयर दे रहे हैं NCI को, 970 का 40% कितना बनता है 388 डेबिट, और NCI में क्रेडिट जो आपके दिमागों में बन रहा है, मेरे बोर्ड पे तो नहीं। अब गुडविल होनी चाहिए क्योंकि इंपेयरमेंट आ रही है ना जी। गुडविल बैलेंसिंग 120, ये इधर क्रेडिट हो गई और बैलेंस शीट में डेबिट होगी, जो आपके दिमाग में बन रही है, मेरे बोर्ड पे नहीं है। अब अगली बात, ये गुडविल जो थी, इस पॉइंट मैंने बताया था कि इस पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगा है और ये इंपेयर हो गई है बाय, तो यहां पर आया और वर्किंग नंबर 15 और पकड़ा आपने। ये नहीं बताना उसको क्या है, गुडविल है, ये है, वो है, बस वर्किंग 15 है ना जी। कितनी है गुडविल 124। ये जो वर्किंग नंबर 1 से आपने निकाली,
इसको 10% अगर आप निकालें इसका तो 12.4, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस है। इसकी एंट्री होती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते थे तो देखते थे एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पर हो तो सीआरई डेबिट, और अगर फेयर वैल्यू पे हो तो कुछ बातें याद हैं, शुक्र है, कोई नहीं, महीने बाद भूल ही जानी जी। तो अब लेकिन हम पीएनएल का सवाल कर रहे हैं, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आप रिकॉर्ड कर लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने यहाँ पर लिखा 12.4 और यहाँ पे आपने रेफर कर दिया वर्किंग 15। ठीक है जी। हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5 क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पर होती तो एसआरई टाइप एडजस्टमेंट थी, फिर वर्किंग 5 को हिट करती। कोई एडजस्टमेंट रह गई है तो बता दें। हाँ, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। एक चीज़ मिस कर गए हम, भाई ने हमें बचा लिया। देखो, आपने रेक्टिफाइंग एंट्री की होती तो ये इनकम रिकॉर्ड कर जाते। मैं उस वक्त वो उसूल लिखाते और बीच में वो चाय को बंटवाते मैं तो ये बात करना ही भूल गया कि बिल्कुल आपने 226 पे इसको रिकॉर्ड करना है और 480 पे। लेकिन जब ये 226 पे आपने रिकॉर्ड किया है तो उसकी वजह से ये 76 का गेन भी तो आया है। ये गेन माजरत मैं भूल गया, ये गेन इधर। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री भी आप करते तो उसकी एंट्री क्या करते? इन्वेस्टमेंट डेबिट करते और अदर इनकम क्रेडिट करते ना, सीआरई टाइप एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये वाली एंट्री माजरत मैं भूल गया था। प्लस कितना अदर इनकम कहाँ है? ये जी, प्लस 76। ये वर्किंग का रेफरेंस दो, वर्किंग नंबर 10 थी ना ये, वो समझ आई है? ये रिकॉर्ड करनी थी। जज़ाकल्लाह भाई, ये चाय इससे पिए ने इसने हलाल कर दी है। जो चाय पी, जो जिस चाय को बांटने में मैं यहाँ पे उसूल लिखवा के तो आगे ही चला गया। अच्छा, पर्ची में भी ऐसे हो जाता है, कोई नहीं, आधा नंबर कट गया होगा इसका, आगे हमारा होगा। क्या लगता है, ये आधा हो गया होता सवाल सही? आधे से ज्यादा होगा, चलो गुड। अच्छा जी, अब सुने, एडजस्टमेंट्स आर ओवर। मैं इधर आया वहां, एडजस्टमेंट्स आर ओवर, एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन हो गई। अब कंप्लीट करो ए वाली दोनों वर्किंग्स और फिर कंप्लीट कर दो फेस। ए प्रॉफिट 6.2, ठीक हो गया? ओह, इसके साथ लिख लिया करो वरना भूल जाओगे। ये लॉस है कितना? 1.5। ठीक है, आप कहोगे वर्किंग मैंने तस्वीर बनानी थी अभी, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन एस, लेकिन ज़रा स्मार्टली, मेरा दिल है। बिल्डिंग वर्किंग 10 में से आई और शेयर्स वर्किंग 11 से। ज़रा मैंने कहा एट्रीब्यूशन यहीं कर दूँ ना, 226 और 480 और 706। ठीक है जी, चलो यहाँ एट्रीब्यूशन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमने क्या किया जी, ए वाली वर्किंग्स को क्लोज कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब अगला काम करें, फेस पूरे को कंप्लीट कर लें ताकि पैट निकले, टीसीआई निकले, फिर उसको एट्रीब्यूट करते हुए एस वाली एडजस्टमेंट्स करेंगे। सवाल के लिए अब 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करें जी। फिर आपने कहना देर से छुट्टी दी है जी। 665। अगले गल छो, इधर बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, आपका दिल करता है ये लिखवा में, हम निकाल के बैठे होते हैं फिर परेशान होते हैं। बोलो 345। चलो जी, नेक्स्ट 166.4, 94, 28 और पॉजिटिव और 250.8। पैट आ गया। एक तो वो वर्किंग थी जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली कराई, और दूसरा ये जो लॉस आया है इस वजह से इसकी एट्रीब्यूशन सीख लें। ये सिर्फ इसलिए सवाल करा रहा हूँ, वरना देख लिया आपने, हर सवाल ही ऐसा निकलना है। आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह आप ये पहला और तीसरा आपने किया। उम्मीद यही है कि पर्चे में भी आता, तो जब आप पर्चे में पूरा महीना तैयारी करके गए होते हैं तो आपसे ये आधे से ज़्यादा सही हो ही जाना था इंशाल्लाह जी। -9, तो टोटल नहीं, ये
सॉरी मैंने डिब्बा गलत लगाया हुआ, ये गलत डिब्बा लगाया था जी। 10.5 नेगेटिव आ गया, ये ऐसे कल डिब्बा लगाया था ना ऐसे, ये अब टोटल 250 प्लस 10.5 240। अच्छा लॉस था ना, तभी ऐसे हुआ TCI। अब एट्रीब्यूशन करनी है, तो हमने पहले पैट एट्रीब्यूटेबल, पेरेंट और NCI ये बैलेंसिंग निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पैट लिख लेते हैं, कितना जी 250.8, अच्छा नहीं लगता, नीचे डबल अंडरलाइन लगाइए। उसके बाद TCI एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, और अब ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल एट्रीब्यूट किसको करना है 240.3। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कंप्लीट करने की वर्किंग 5 और 5.2 एस वाली वर्किंग्स को। तो वर्किंग 5 को कंप्लीट करें, पहले इसको लिखें 42, CRE को कितना जाएगा, NCI को 37 इंटू 14.8, ले जी 14.8 हमें मिला है वर्किंग नंबर 5 से, बैलेंसिंग 0.0। अच्छा जब इधर आएंगे तो अगेन पकड़ेंगे किसको, NCI को। अब NCI को क्या देना है, पैट भी और OCI भी, यानी TCI को टोटल देना है। अब यहाँ से 14.8 प्रॉफिट निकला है, ये क्या है जी, पैट का शेयर, ऐसे ही है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये कहाँ से आया, वर्किंग 5 से। इधर आओ जी, यहाँ पर CRE हम नहीं निकालते होते, NCI देखा अब लॉस जा रहा है, 9 का 40% जी, ये 3.6 लॉस है। इधर देखो प्रॉफिट माइनस 3.6 लॉस आ गया। ये क्या है जी, ये क्या ही लॉस लिख दूं मैं, लॉस OCI वाला जी। ये कहाँ से आया है, 2 से, 5.2 से जी, 11 पॉइंट पॉजिटिव है। चलो असल में पैट था ना और OCI में लॉस था, तो नेट होकर जी 0.1। अल्लाह हाफिज। मीटिंग 10 मिनट ऊपर होगी जी। बच्चों ज़रा ये वर्किंग की तस्वीर शायद रह गई हो, ये भी खींच लें, और फिर अल्लाह हाफिज।